तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 13। 8 साल पहले की रात। बारिश कांच की दीवारों पर लगातार दस्तक दे रही थी। आर्यन की नज़र अब भी उस स्कूल आईडी पर टिकी थी। अनाया मेहरा। उसका गला सूख गया। आरोही ने पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा। वह धीरे से बोली, तुमने कहा था वह तुम्हारी बहन थी, फिर वह लापता कैसे हुई? आर्यन ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, क्योंकि उस रात मैं उसे बचा नहीं पाया। आरोही चुपचाप सुनती रही। आर्यन पहली बार अपना अतीत खोल रहा था। 8 साल पहले हम तीनों उस हवेली में थे, मैं, अनाया और विवान। तभी आग लग गई। धुएं में हम सब अलग हो गए। मुझे लगा अनाया आग में मर गई, लेकिन उसने आई कार्ड को कसकर पकड़ लिया। अगर यह कार्ड आज तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसका मतलब वह शायद जिंदा है। उसी समय शहर के बाहर एक पुराने वेयर हाउस में नकाबपोश आदमी बड़े मॉनिटर के सामने बैठा था। स्क्रीन पर आर्यन और आरोही की बातचीत लाइव दिखाई दे रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम अनाया को ढूंढ रहे हो, जबकि अनाया तुम्हें ढूंढ रही है। दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की पेटी खुली थी। उसमें बच्चों के 3 फ्रेंडशिप बैंड रखे थे। एक पर लिखा था आर्यन, दूसरे पर विवान, तीसरे पर ए। बाकी नाम जल चुका था। विवान की आंखें भर आई। काश उस रात मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता। उसी रात आरोही अपने घर लौट रही थी। सड़क लगभग खाली थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक काली हुडी पहने लड़की कुछ दूरी पर खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरोही ने कहा, आवाज़ दी, कौन हो तुम? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से एक चांदी की पायल निकाली और सड़क पर रख दी। ठीक वैसी ही पायल जो कुछ दिन पहले विवान ने उसे दिखाई थी। आरोही उस पायल की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से उनके बीच से गुजर गया। जब ट्रक आगे निकला, वह लड़की गायब थी, सिर्फ पायल सड़क पर पड़ी थी। आरोही ने कांपते हाथों से पायल उठाई। उसके अंदर बहुत छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था, AM। आरोही ने धीरे से पढ़ा, अनाया मेहरा। उसी समय उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक लड़की की बहुत धीमी आवाज़ थी, आरोही, आर्यन पर भरोसा मत करना, लेकिन विवान पर भी नहीं। आरोही घबरा गई। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, मैं अनाया हूँ। कॉल तुरंत कट गई। आर्यन के फ़ोन पर एक लाइव वीडियो आया उसी समय। स्क्रीन पर एक कुर्सी से बंधी हुई लड़की दिखाई दे रही थी। चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी गर्दन में वही लॉकेट था जो अनाया बचपन में पहनती थी। वीडियो में नकाबपोश आदमी की आवाज़ गूंजी, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात अकेले आना, और याद रखना, अगर पुलिस आई तो इस बार आग नहीं लगेगी, सीधे मौत होगी। एपिसोड 13 समाप्त। एपिसोड 14 जार। रात के 10 बजे, सिंघानिया टावर। आर्यन बार बार वही वीडियो देख रहा था। कुर्सी से बंधी एक लड़की, गर्दन में चांदी का लॉकेट और पीछे जलती हुई मोमबत्तियाँ। रुद्र ने वीडियो को जूम किया। सर, वीडियो लाइव नहीं है। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? देखिए, रुद्र ने स्क्रीन पर घड़ी की तरफ इशारा किया। वीडियो में लगी दीवार घड़ी हर बार 9:17 पर ही रुकी हुई थी। अगर यह लाइव होता तो घड़ी चल रही होती। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। यानी वह हमें फंसाना चाहता है। उसी समय आरोही अपने कमरे में बैठी थी। फ़ोन पर आई अनजान कॉल उसके दिमाग में घूम रही थी। मैं अनाया हूँ। क्या वह सच था या किसी का नया खेल? तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अगर सच जानना है, आज रात 11 बजे पुराना रेलवे स्टेशन, अकेली आना। आरोही ने नंबर मिलाया, फ़ोन बंद।
उसने तय कर लिया वह जाएगी। दूसरी तरफ विवान को भी वही वीडियो मिल चुका था। उसने अपने आदमी से पूछा, लोकेशन? सर कुछ नहीं मिला। विवान ने मुट्ठी भींच ली। वह हमें एक दूसरे से लड़ाना चाहता है। रात 11 बजे, पुराना रेलवे स्टेशन। कई वर्षों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। टूटी हुई पटरियां, जंग लगे खंभे और चारों तरफ सन्नाटा। आरोही धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंची। कोई है? हवा के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई उसके पास आई। दीदी, ये आपको देने के लिए कहा है। उसने एक लिफाफा आरोही के हाथ में रखा और बिना पीछे देखे भाग गई। आरोही ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो में आरोही, आर्यन और एक तीसरी लड़की। तीनों लगभग 10-12 साल के लग रहे थे। आरोही की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? उसे तो याद ही नहीं था वह कभी आर्यन से मिली हो। फोटो के पीछे लिखा था, यादें मिटाई जा सकती हैं, सच नहीं। उसी समय स्टेशन के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से आर्यन उतरा। रुद्र ने मना किया था, लेकिन वह अकेला आया था। उसे लगा आरोही खतरे में है। वह प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। दूर से उसने देखा आरोही के हाथ में वही फोटो थी और उसके पीछे कोई खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। आरोही! आर्यन चिल्लाया। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नकाबपोश आदमी गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आवाज़ गूंजी, तुम दोनों जितना सच के करीब आओगे उतनी ही मौत करीब आएगी। अचानक प्लेटफॉर्म के नीचे तेज धमाके की आवाज़ हुई। पूरा स्टेशन हिल गया। लोहे का पुल टूटने लगा। आरोही का संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे टूटी हुई पटरी की तरफ गिरने लगी। आर्यन पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। उसने छलांग लगाई और आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अब दोनों हवा में लटक रहे थे। नीचे गहरी खाई, ऊपर टूटता हुआ पुल। आर्यन का घायल कंधा जवाब देने लगा। आरोही ने डरते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ लो, वरना हम दोनों गिर जाएंगे। आर्यन ने दर्द से भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने एक बार किसी का हाथ छोड़ा था। उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। इस बार नहीं छोड़ूंगा। तभी ऊपर पुल पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, गर्दन में वही चांदी का लॉकेट। उसने नीचे झुककर आर्यन की ओर देखा और धीरे से कहा, भैया। आर्यन की आंखें फैल गई, फिर उसके होंठ कांपे। अनाया। और उसी क्षण टूटा हुआ पुल पूरी तरह भरभरा कर गिरने लगा। एपिसोड 14 समाप्त। एपिसोड 15, जिंदा या एक भ्रम। लोहे का पुल भयावह आवाज के साथ टूट कर गिरने लगा। आर्यन का एक हाथ पुल के टूटे हुए हिस्से को पकड़े था और दूसरे हाथ से वह आरोही को थामे हुए था। नीचे गहरी खाई, ऊपर मौत। आरोही की उंगलियां धीरे धीरे फिसल रही थी। आर्यन, तुम बच नहीं पाओगे। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसी पल किसी ने ऊपर से एक मोटी रस्सी नीचे फेंकी। पकड़ो, एक लड़की की आवाज़ आई। आर्यन ने ऊपर देखा। सफ़ेद कपड़ों वाली वही लड़की, गर्दन में चांदी का लॉकेट, लेकिन उसका चेहरा अभी भी आधा अंधेरे में था। आर्यन ने एक पल के लिए फुसफुसाया, अनाया। लड़की चिल्लाई, जल्दी करो। आर्यन ने पहले आरोही को रस्सी पकड़ाई। कुछ ही सेकंड में दोनों ऊपर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे संभलते वे लड़की गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ टूटा हुआ पुल, बारिश और सन्नाटा। आरोही ने घबराकर पूछा, वो लड़की कहाँ गई? आर्यन बिना जवाब दिए उस जगह पहुंचा जहां कुछ सेकंड पहले वह खड़ी थी। जमीन पर सिर्फ एक चीज़ पड़ी थी, एक पुराना म्यूजिक बॉक्स। आर्यन के हाथ कांप उठे। आरोही ने पूछा, तुम इसे जानते हो? आर्यन ने धीरे से उसे खोला। उसमें एक धुन बजने लगी, बहुत धीमी, बहुत परिचित। आर्यन की आंखें नम हो गईं। यह मैंने अनाया को उसके 10वें जन्मदिन पर दिया था। आरोही ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन का दर्द बनावटी नहीं था। उसी समय शहर से दूर नकाबपोश आदमी बड़े कमरे में बैठा था। उसके सामने कई स्क्रीन थी। वह मुस्कुराया। योजना का पहला हिस्सा पूरा हुआ। पीछे खड़ा एक आदमी बोला, सर, अगर लड़की सच में आर्यन की बहन है तो आपने उसे जाने क्यों दिया? नकाबपोश आदमी ने धीरे से कहा,
क्योंकि जो इंसान उम्मीद पा लेता है उसे तोड़ना सबसे आसान होता है। दूसरी तरफ विवान को भी रेलवे स्टेशन की खबर मिल चुकी थी। उसने अपनी कार सीधे उसी दिशा में मोड़ दी, लेकिन जब वह पहुंचा आर्यन और आरोही जा चुके थे। उसे सिर्फ म्यूजिक बॉक्स की टूटी हुई पैकिंग मिली। उसने उसे देखते ही आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, अनाया, तुम सचमुच जिंदा हो या फिर कोई तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा है? अगली सुबह आरोही अपने घर पहुंची। पूरी रात की घटनाओं ने उसकी सोच बदल दी थी। पहली बार उसे आर्यन से डर कम और उसके बारे में सवाल ज़्यादा होने लगे थे। तभी रिया दौड़ती हुई आई। दीदी, कोई आपके लिए छोड़ गया है। आरोही ने पैकेट खोला। अंदर एक पुराना फोटो एल्बम था। उसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर में 3 बच्चे जन्मदिन का केक काट रहे थे, आर्यन, विवान और वही लड़की। पीछे खड़ी एक महिला मुस्कुरा रही थी। आरोही ने तस्वीर को ध्यान से देखा। महिला का चेहरा परिचित लग रहा था, बहुत परिचित, लेकिन उसे याद नहीं रहा कहाँ देखा है। उसी समय उसका फ़ोन बजा। आर्यन का कॉल था। आरोही, जो एल्बम तुम्हारे पास पहुंचा है उसे मत खोलना। आरोही चौंक गई। तुम्हें कैसे पता मेरे पास एल्बम है? फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि जिसने वो एल्बम भेजा है वह अगले 24 घंटे में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। फ़ोन कट गया। आरोही के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे एल्बम का अगला पन्ना पलटा और उसकी चीख निकल गई। एल्बम के दूसरे पन्ने पर उसकी अपनी बचपन की तस्वीर लगी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात तस्वीर नहीं थी। तस्वीर के नीचे काले मार्कर से लिखा था, अगला जन्मदिन तुम्हारा आखिरी होगा। और उसी समय घर की खिड़की के बाहर एक कैमरे का लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल उठा। कोई उसे देख रहा था। एपिसोड 15 समाप्त। एपिसोड 16, घर के अंदर दुश्मन। सुबह 8 बजे। आरोही के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी नज़र बार बार उस एल्बम पर जा रही थी। अगला जन्मदिन तुम्हारा आखिरी होगा। ये मजाक नहीं था, यह सीधी धमकी थी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। आरोही घबरा गई। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर आर्यन खड़ा था, काले सूट में, चेहरे पर वही ठंडापन, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर आ सकता हूँ? आरोही कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया। आर्यन सीधे उस एल्बम के पास गया। उसने दस्ताने पहने, एल्बम को ध्यान से देखा। अचानक वह एक पन्ने पर रुक गया। उसने नाखून से तस्वीर के कोने को हल्का सा उठाया। तस्वीर के नीचे एक बहुत छोटा मेमोरी कार्ड चिपका हुआ था। आरोही हैरान रह गई। ये? आर्यन ने कार्ड निकालकर जेब में रखा। यही असली वजह थी एल्बम तुम्हारे घर भेजा गया, लेकिन भेजने वाला चाहता था कि तुम इसे कभी ढूंढ ही ना पाओ। उसी समय रिया रसोई से चाय लेकर आई। उसने पहली बार आर्यन को सामने देखा। आप वही हैं जो उस दिन लाइब्रेरी में थे? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ। रिया ने मासूमियत से कहा, दीदी आपको बहुत गुस्से वाला समझती हैं। आरोही ने तुरंत टोका। रिया? कमरे में कुछ पल के लिए हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आर्यन की नज़र अचानक खिड़की पर टिक गई। उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। सड़क के उस पार एक आदमी अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके चश्मे में लगा छोटा कैमरा सीधे घर की तरफ था। आर्यन धीरे से बोला, पर्दे बंद करो, अभी। आरोही ने बिना सवाल किए पर्दे बंद कर दिए। आर्यन ने तुरंत रुद्र को फ़ोन किया। घर के बाहर जो आदमी अखबार पढ़ रहा है उसे जिंदा पकड़ो। 10 मिनट बाद रुद्र का फ़ोन आया। सर, वह आदमी मिल गया। कहाँ है? मरा हुआ? आर्यन की आंखें बंद हो गई। फिर वही तरीका। जी सर, जय है। आरोही ये सब सुन रही थी। अब उसे समझ आने लगा था, जो भी ये खेल खेल रहा है वह अपने पीछे कोई गवाह नहीं छोड़ता। दोपहर। आर्यन अपने पेंट हाउस पहुंचा। उसने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। वीडियो की तारीख 8 साल पहले। वीडियो में एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। आर्यन, विवान, अनाया तीनों हंस रहे थे, लेकिन कैमरा दूसरी तरफ घूमता है। एक महिला केक लेकर आ रही थी। आरोही ने जैसे ही स्क्रीन देखी वह चौंक गई। ये तो, आर्यन ने धीरे से कहा, डॉक्टर सविता मेहरा, यानी वही डॉक्टर जिन्होंने बाद में आग वाली रात की रिकॉर्डिंग छोड़ी थी।
लेकिन सबसे बड़ा झटका भी बाकी था। वीडियो में डॉक्टर सविता ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आओ बच्चों, तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं। उसी समय दरवाज़ा खुला, कैमरा उसकी तरफ घूम गया। अंदर आया एक आदमी, जिसका चेहरा वीडियो में आधा ही दिखाई दिया, लेकिन उसके हाथ में वही काले शतरंज के राजा वाला लॉकेट था। आर्यन ने तुरंत वीडियो रोक दिया। उसने स्क्रीन को जूम किया। चेहरा धुंधला था, लेकिन हाथ साफ दिखाई दे रहा था। उसी हाथ की छोटी उंगली में एक अजीब सी चांदी के अंगूठे थे। आर्यन की सांस अटक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। आरोही ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, यह अंगूठी सिर्फ हमारे परिवार के सबसे भरोसेमंद आदमी के पास थे। उसी समय रुद्र ने घबराकर फोन किया, सर, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? हमारी पूरे स्टाफ की जांच की और आप ही के घर का एक आदमी पिछले 8 साल से नकाबपोश के लिए काम कर रहा था। फोन कर दिया। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर दुश्मन 8 साल से उसके घर अपने घर के अंदर था, तो इसका मतलब उसकी हर चाल पहले से ही किसी को पता थी। एपिसोड 16 समाप्त। एपिसोड 17 गद्दार। सुबह सिंघानिया टावर। आर्यन अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फ्लोर पर खड़ा था। उसके सामने उसके सबसे भरोसेमंद 20 कर्मचारी लाइन में खड़े थे। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन ने एक ही चेहरे को गौर से देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, 8 साल। 8 साल का मेरे घर में कोई दुश्मन के लिए काम करता रहा। आज वे खुद सामने आया, या मैं उसे ढूंढ। कोई नहीं बोला। रुद्र आगे बोला। उसके कंधे पर अभी भी पट्टी बंधी थी। गोली का जख्म पूरी तरह भरा नहीं था, लेकिन वह फिर भी ड्यूटी पर लौट आया था। उसने एक फाइल आर्यन के सामने रखी। सर, हमारे पिछले 8 साल के सभी स्टाफ का रिकॉर्ड निकाला है। सिर्फ एक आदमी है जो हादसे के बाद अचानक अपनी ज़िंदगी में आया था। आर्यन ने फाइल खोली। नाम पढ़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रघुवीर। सिंघानिया हवेली का पुराना केयरटेकर, जिसने 8 साल तक आर्यन का भरोसा जीता था। उसी समय रघुवीर अपने क्वार्टर में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार घड़ी देख रहा था। अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम पकड़े जा चुके हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ मत बोलना। रघुवीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जल्दी से अलमारी खोली, अंदर से एक पुरानी डायरी निकाली और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, 4 काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। आर्यन कार से उतरा। दोनों की नज़रें मिली। रघुवीर समझ गया, अब बचना मुश्किल है। कहाँ जा रहे थे? आर्यन ने शांत स्वर में पूछा। मैं रघुवीर की आवाज़ काँप रही थी। सर, मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन उसकी तरफ बढ़ा। झूठ बोलने से पहले यह सोच लेना, मैं सच सुनने का आदी हूँ। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। मैं मजबूर था। उन्होंने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी थी। आर्यन पहली बार रुका। किसने? रघुवीर ने कांपते हुए कहा, मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। वह हमेशा नकाब पहनकर आता था, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई पर एक सांप का टैटू था। रुद्र तुरंत चौकन्ना हो गया। सर, यही टैटू उस आदमी के हाथ पर भी था जो अस्पताल के बाहर मरा मिला था। रघुवीर ने डायरी आयरन के हाथ में रख दी। ये 8 साल पहले मुझे डॉक्टर सविता ने दी थी। उन्होंने कहा था, अगर कभी सच सामने लाने का समय आए तो ये डायरी आपको दे देना। आयरन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन यह डायरी आयरन तक पहुंचे, समझ लेना मैं हार चुकी हूँ। आयरन के हाथ कांप गए। तभी धाएं, दूर से एक गोली चली। रघुवीर के सीने में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र चिल्लाया, स्नाइपर। सभी गार्ड चारों तरफ फैल गए। आर्यन ने रघुवीर का सिर अपनी गोद में रखा। रघुवीर मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने कांपते हुए कहा, सर, नकाबपोश आदमी वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी सांस टूटने लगी। आर्यन झुक गया। कौन? रघुवीर ने पूरी ताकत लगाकर आखिरी शब्द कहा, एक औरत है। और उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। वह मर चुका था। उसी समय एक ऊंची इमारत की छत पर स्नाइपर ने अपनी राइफल समेटी। उसने ईयरपीस में कहा, काम पूरा हुआ। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, बहुत अच्छा, अब डायरी उसके पास पहुंच चुकी है। यही हम चाहते थे। स्नाइपर चौंक गया। क्या? महिला हल्के से हंसी। हर चाल हमारी योजना का हिस्सा है। कॉल कट गई। रात। आर्य ने डॉक्टर सविता की डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में मेडिकल नोट्स थे। फिर एक फ़ोटो नीचे गिरा। आरोही ने उसे उठाया। तस्वीर में एक महिला नवजात बच्ची को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी।
पीछे लिखा था 11 जून 2001। बच्ची सुरक्षित है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। आर्यन और आरोही दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि 11 जून वही तारीख थी जिस दिन आरोही का जन्म हुआ था। एपिसोड 17 समाप्त। एपिसोड 18 जन्म का रहस्य। रात के 11:30 बजे सिंघानिया टावर की 70वीं मंजिल। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। डॉक्टर सविता की डायरी खुली थी। आरोही की नज़र उसी तस्वीर पर टिकी थी, 11 जून 2001। उसने धीरे से कहा, यह मेरी जन्म तिथि है। आर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, बच्ची के जन्म के तुरंत बाद दूसरी जगह भेज दिया गया। यह फैसला उसकी सुरक्षा के लिए लिया गया। अगर उसकी पहचान खुल गई तो बहुत लोग मारे जाएंगे। आरोही के हाथ कांपने लगे। कौन सी बच्ची? क्या ये मेरे बारे में लिखा है? आर्य ने गहरी सांस ली। हम अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ तारीख मिल जाने से सच साबित नहीं हो जाता। उसी समय शहर के बाहर एक आलीशान बंगले के तहखाने में वही नकाबपोश आदमी बैठा था। उसके सामने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था। महिला बोली, आर्यन डायरी पढ़ चुका है। नकाबपोश मुस्कुराया। यही तो चाहिए था। अब वह गलत सवाल पूछेगा और सही जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएगा। महिला ने पूछा, अगर उसे असली फाइल मिल गई तो? नकाबपोश ने शतरंज का काला राजा उठाया, धीरे से उसे बोर्ड पर रखा। तब रानी चल पड़ेगी। अगली सुबह आरोही अपने घर पहुंची। रिया स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। दीदी, आज तुम ठीक नहीं लग रही। आरोही मुस्कुराने की कोशिश करती है, बस नींद नहीं आई। रिया स्कूल चली गई, लेकिन घर के सामने एक सफ़ेद वैन धीरे धीरे आकर रुकी। उसमें बैठे दो लोग रिया को दूर से देख रहे थे। उसी समय आर्यन को रुद्र का फोन आया। सर, रिया के स्कूल के बाहर संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं। आर्यन बिना एक पल गंवाए उठ खड़ा हुआ। सिक्योरिटी भेजो और आरोही को कुछ मत बताना। दोपहर रिया की छुट्टी हुई। वह स्कूल के गेट से बाहर निकली। तभी एक महिला उसके पास आई, चेहरे पर मुस्कान। रिया, तुम्हारी दीदी ने मुझे भेजा है। रिया रुक गई। दीदी? महिला ने सिर हिलाया। हाँ, चलो, कार उधर खड़ी है। रिया 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक काली कार तेजी से उनके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। आर्यन बाहर निकला। उसने सिर्फ एक नज़र उस महिला को देखा। महिला घबरा गई। वह भागने लगी। आर्यन उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? महिला चुप रही। आर्यन ने दोबारा पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? महिला की आंखों में डर था। अचानक उसने अपनी जेब से एक छोटी सी कैप्सूल निकाली और निगल ली। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नब्ज रुक चुकी थी। आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। फिर वही जहर। उसी समय आरोही को एक अनजान ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक स्कैन की हुई फाइल थी। शीर्षक, बर्थ रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल। उसने फाइल खोली, लेकिन पूरा पेज काला था। सिर्फ नीचे एक लाइन दिखाई दे रही थी, मदर अननोन, फादर क्लासिफाइड। आरोही की सांस अटक गई। शाम। आर्यन ने उस महिला के पर्स की तलाशी ली। अंदर कुछ पैसे, एक चाबी और एक पुराना फोटो मिला। फोटो देखते ही रुद्र की आंखें फैल गई। सर, ये तो फोटो में वही महिला, डॉक्टर सविता मेहरा और आरोही की माँ एक साथ खड़ी थी। तीनों मुस्कुरा रही थी। पीछे तारीख लिखी थी, 15 मई 2001, यानी आरोही के जन्म से सिर्फ 27 दिन पहले। आर्यन ने फोटो को कसकर पकड़ लिया। उसी पहली बार एहसास हुआ, यह कहानी सिर्फ आग, बदले और प्यार की नहीं। ये एक ऐसे जन्म का रहस्य था जिसे किसी ने दुनिया से छिपा दिया था। एपिसोड 18 समाप्त। एपिसोड 19 विश्वास की कीमत। रात, सिंघानिया टावर। आर्यन बार बार उसी तस्वीर को देख रहा था। डॉक्टर सविता, वह रहस्यमयी महिला और आरोही की माँ, तीनों एक साथ। तस्वीर के पीछे एक पंक्ति लिखी थी, अगर हम तीनों में से कोई जिंदा ना रहे तो सच को फाइल 27 तक पहुंचा देना।
रुद्र ने हैरानी से पूछा। सर, फाइल 27 क्या है? आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अचानक पहचान की चमक थी। लाइब्रेरी, लॉकर नंबर 27। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यहीं से तो यह खेल शुरू हुआ था। उसी समय आरोही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने वही जन्म रिकॉर्ड की कॉपी थी। मदर अननोन, फादर क्लासिफाइड। उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीर उठाई। उसकी आंखें भर आई। अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। रिया अंदर आई। दीदी, आजकल तुम बहुत बदल गई हो। आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो भी सच हो, मेरे लिए बहुत, तुम हमेशा और मेरी दीदी रहोगी। आरोही की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने रिया को गले लगा लिया। दूसरी तरफ नकाबपोश आदमी पुराने चर्च में खड़ा था। उसके सामने मोमबत्तियां जल रही थी। उसने अपने फ़ोन पर एक तस्वीर देखी। तस्वीर में एक छोटी सी आरोही मुस्कुरा रही थी। उसने तस्वीर को देखकर कहा, बस थोड़ा और, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा। उसने फ़ोन बंद किया और पहली बार उसने अपना नकाब थोड़ा सा ऊपर उठाया। लेकिन तभी कैमरा दूसरी दिशा में घूम गया। चेहरा फिर भी दिखाई नहीं दिया। सुबह आर्यन और रुद्र धीरे धीरे सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचे। 8 साल पुराना लॉकर नंबर 27 अभी भी वहीं था। आर्यन ने पुरानी चाबी निकाली। ताला खुल गया, लेकिन अंदर कोई फाइल नहीं थी। सिर्फ एक ऑडियो कैसेट और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम देर से पहुंचे हो। आर्यन ने तुरंत कैसेट प्लेयर मंगवाया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। डॉक्टर सरिता की आवाज़ गूंजी। आर्यन, अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लेना, तुम पर, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें सच से दूर रख रहा है। आर्यन की नज़र धीरे धीरे रुद्र की तरफ गई। रुद्र चौंक गया। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आर्यन कुछ बोल पाता। उसने पहले रिकॉर्डिंग फिर चली, लेकिन उसका नाम रुद्र नहीं है। दोनों एक साथ रिकॉर्डिंग की तरफ देखने लगे। डॉक्टर सविता आगे बोली, उसका नाम। अचानक धड़ाम, लाइब्रेरी की खिड़की का शीशा टूट गया। एक धुआं बम अंदर आ गिरा। पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भर गया। अलार्म बजने लगे। आर्यन ने तुरंत रुद्र का हाथ पकड़ा। नीचे झुको। दोनों जमीन पर लेट गए। धुएं के बीच किसी के कदमों की आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत नपी तुली। आर्यन ने धुन में एक परछाई देखी। वही नकाबपोश आदमी। वह रिकॉर्डर के पास गया, कैसेट निकाली और मुड़कर जाने लगा। आर्यन पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। दोनों आमने सामने आ गए। पहली बार आर्यन और नकाबपोश आदमी के बीच हाथापाई शुरू हुई। नकाबपोश की चालें तेज थीं, लेकिन एक मुक्के में उसका दस्ताना फट गया। आर्यन की नज़र उसकी दाहिनी कलाई पर पड़ी। वहाँ वही सांप का टैटू बना था, लेकिन उसके ठीक नीचे एक पुराना ऑपरेशन का निशान भी था। आर्यन जैसे पत्थर हो गया। वह निशान मैं पहले भी देख चुका था, बहुत साल पहले। नकाबपोश ने मौका देखकर आर्यन को धक्का दिया और धुएं में गायब हो गया। जब तक सिक्योरिटी अंदर पहुंची, वह जा चुका था। लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने ये निशान पहले देखा है। रुद्र ने पूछा, कहाँ? आर्यन ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, मेरे बचपन के बॉडीगार्ड की कलाई पर, जिसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी है। अगर वह आदमी सचमुच मर चुका था तो आज नकाब के पीछे कौन था? एपिसोड 19 समाप्त। एपिसोड 20 मौत का झूठ। रात के 9 बजे आर्यन की कार तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मेरे बचपन का बॉडीगार्ड जो 8 साल पहले मर चुका था। अगर वह सचमुच मर चुका था तो आज उसकी कलाई पर वही ऑपरेशन के निशान कैसे हो सकता है? रुद्र ने चुप्पी तोड़ी। सर, क्या आपको पूरा यकीन है? आर्यन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ऐसा निशान भूलना आसान नहीं होता। मैंने बचपन में खुद उन्हें अस्पताल ले गया था। उनकी कलाई की सर्जरी हुई थी। सिंघानिया टावर, प्राइवेट आर्काइव रूम। यह कमरा सिर्फ आर्यन के फिंगरप्रिंट से खुलता था और अंदर पिछले 3 साल के सभी निजी रिकॉर्ड रखे थे। आर्यन ने एक पुरानी फाइल निकाली। नाम कैप्टन अर्जुन राठौड़, सिंघानिया परिवार का मुख्य सुरक्षा अधिकारी।
रुद्र ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर फोटो थी। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर सख्ती, आंखों में ईमानदारी। रुद्र ने धीरे से कहा, यही है। आर्यन ने सिर हिलाया। इन्होंने मुझे बचपन में चलना सिखाया था। फाइल के आखिरी पन्ने पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगा था। मृत्यु का कारण आग में जलकर मृत्यु, तारीख 8 साल पहले। लेकिन नीचे एक छोटी सी बात लिखी थी, शव की पहचान डीएनए से नहीं हो सकी। आर्यन अचानक रुक गया। रुद्र, ये लाइन पहले क्यों नहीं थी? रुद्र ने फाइल ध्यान से देखी। सर, लगता है ये पन्ना बाद में बदला गया है। उसी समय आरोही अपने घर में अकेली थी। रिया अपने दोस्त के घर गई हुई थी। बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरोही ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया? कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर कदम के साथ आवाज़ और साफ होती गई। ऊपर पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई, मगर कमरा खाली था। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, याद करो 11 जून 2001। आरोही पीछे हट गई। उसी समय एक पुराना म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा। वही धुन जो रेलवे स्टेशन पर मिली थी। दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। सामने से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, अर्जुन राठौड़ जिंदा है। कॉल कट गई। विवान के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उसने तुरंत अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में आर्यन, विवान, अनाया और उनके पीछे खड़े थे कैप्टन अर्जुन राठौड़। विवान ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। धीरे से बोला, अगर आप जिंदा हैं तो 8 साल तक सामने क्यों नहीं आया? उधर आर्यन को आर्काइव रूम में एक और लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, केवल आर्यन के लिए। लिफाफे के अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक पर्ची। जहाँ सब खत्म हुआ वहीं से सच शुरू होगा। नीचे एक पता लिखा था, सिंघानिया हवेली, तहखाना। आर्यन ने तुरंत रुद्र की तरफ देखा। गाड़ी निकालो। रुद्र ने पूछा, अभी? आर्यन की कठोर आवाज़ थी। इस बार कोई हमसे पहले वहां नहीं पहुंचेगा। आधी रात आर्यन, रुद्र और विवान तीनों अलग अलग रास्तों से एक ही समय पर सिंघानिया हवेली पहुंचे। तीनों के हाथ में अलग अलग चाबियां थी। हवेली के तहखानों में 3 पुराने ताले लगे थे। जैसे ही तीनों चाबियां एक साथ घुमाई गई, 20 साल से बंद पड़ा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर धूल से ढका एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक अस्पताल का पालना रखा था और उस पालने में एक पुरानी फाइल। फाइल के ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरोही। एपिसोड 20 समाप्त। आधी रात। एपिसोड 21। फाइल आरोही। सिंघानिया हवेली का तहखाना। 20 साल बाद खुला वह कमरा सीलन, धूल और पुराने कागजों की गंध से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच रखा लकड़ी का पालना मानो किसी का वर्षों का इंतजार कर रहा था। पालने के अंदर भूरी चमड़ी की एक फाइल थी। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरोही। तीनों कुछ पल तक उसे देखते रहे। आर्यन ने धीरे से फाइल उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही उसने फाइल खोली, पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर यह फाइल खुल चुकी है तो इसका मतलब है योजना असफल हो चुकी है। नीचे हस्ताक्षर थे, डॉक्टर सविता मेहरा। आर्यन ने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, आरोही इस खेल की वजह नहीं, वह इस खेल से बचाई गई थी। विवान ने राहत की सांस ली। मतलब वह दोषी नहीं है। आर्यन ने सर हिलाया। मैंने कभी उसे दोषी नहीं माना। अचानक फाइल के बीच से एक छोटी चाबी नीचे गिरी। उस पर एक टैग लगा था, लॉकर A13। रुद्र ने पूछा, सर ये कौन सा लॉकर है? आर्यन कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। सिटी मेडिकल कॉलेज। वहाँ पुराने रिकॉर्ड इसी कोड से रखे जाते थे। उसी समय कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। विवान चौकन्ना हो गया। ये कैसे? तभी कमरे के अंदर छिपा हुआ एक स्पीकर चालू हो गया। डॉक्टर सविता की आवाज़ फिर गूंजी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब पीछे मत मुड़ना, लेकिन याद रखना फाइल पूरी मत पढ़ना। तीनों एक साथ चौंक गए। फाइल पूरी मत पढ़ना, यह कैसी चेतावनी दी?
आर्यन ने अगला पन्ना खोला। अचानक फाइल के बीच से महीन पाउडर हवा में उड़ने लगा। रुद्र तुरंत चिल्लाया, सर पीछे हटिए। आर्यन ने फाइल तुरंत बंद कर दी। रुद्र ने दस्ताने पहनकर पन्नों को अलग किया। कुछ सेकंड बाद उसने राहत की सांस ली। जहर नहीं है, लेकिन किसी ने पन्नों के बीच ट्रैकिंग पाउडर लगाया था। जो भी ये फाइल खोलेगा उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। विवान ने गुस्से में कहा, मतलब हमें जानबूझकर तक यहाँ तक पहुँचने दिया गया। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर नकाबपोश आदमी के कंप्यूटर पे एक लाल बत्ती जल उठी। स्क्रीन पर लिखा था, टारगेट लोकेटेड। वह मुस्कुराया, आखिरकार। आर्यन ने फाइल खोल ही दी। उसने इंटरकॉम उठाया, टीम अल्फा, हवेली पहुंचने का समय हो गया है। हवेली के बाहर 4 काली गाड़ियां आकर रुकी। लगभग 20 हथियारबंद लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तहखाने में रुद्र ने ऊपर से आती हल्की आहट सुनी। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। सर, हम अकेले नहीं हैं। आर्यन ने फाइल अपने बैग में रखी। पहले बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लोहे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा तहखाना हिल गया। अचानक ऊपर से नकाबपोश आदमी की आवाज़ गूंजी, स्वागत है, तुम तीनों बिल्कुल वहीं पहुंचे हो जहां मैं चाहता था। आर्यन ने ऊपर देखा, तुम चाहते क्या हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, सिर्फ एक खेल जिसमें सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बाहर निकलेगा। तभी तहखाने की दूसरी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे 3 अलग अलग लोहे के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, आर्यन, विवान, आरोही, और ऊपर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, अपना दरवाजा चुनो, क्योंकि दूसरे दरवाजे के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। एपिसोड 21 समाप्त। एपिसोड 22, 3 दरवाजे। तहखाने में मौत जैसी खामोशी छा गई। सामने 3 लोहे के दरवाजे, पहले पर लिखा था आर्यन, दूसरे पर विवान, तीसरे पर आरोही। ऊपर लाल रंग से लिखा था, गलत दरवाजा चुना तो कोई वापस नहीं लौटेगा। विवान ने गुस्से में बंदूक तान दी। यह उसका नया खेल है। हम तीनों एक साथ एक ही दरवाजा तोड़ देते हैं। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ नीचे कर लिया। नहीं, वह चाहता ही यही है कि हम घबरा कर गलती करें। रुद्र दीवारों का निरीक्षण करने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, सर, ये तीनों दरवाजे अलग अलग नहीं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हैं। अगर एक दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा तो बाकी 2 हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अचानक स्पीकर फिर चालू हुआ। नकाबपोश आदमी की आवाज़ गूंजी, आर्यन, अगर तुम सच में आरोही से प्यार करते हो तो उसके लिए अपना दरवाज़ा मत खोलना। आरोही ने पहली बार उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। विवान ने बेचैनी से पूछा, अब क्या करेंगे? आर्यन शांत स्वर में बोला, हर इंसान अपना दरवाज़ा खोलेगा। आरोही ने तुरंत विरोध किया, नहीं, अगर अंदर कुछ हो गया तो? आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ पहली बार नरम थी। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से सच से भागना वो गलत है। तीनों अपने अपने दरवाजे के सामने खड़े हुए। 3, 2, 1, क्लिक। तीनों तालों एक साथ खुल गए। आर्यन का कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। बीच में कुर्सी रखी थी, उस पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर। आर्यन ने प्ले बटन दबाया। तुरंत एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। आर्यन की आंखें फैल गईं। यह आवाज़ उसके पिता विक्रम सिंह घानिया की थी। विवान का कमरे में सिर्फ एक आईना था। आईने पर लाल रंग से लिखा था, तुमने उस रात किसे बचाया था? विवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आईने को छूते हुए फुसफुसाया, मैंने कोशिश की थी। अचानक आईने के पीछे से एक छोटी सी चाबी नीचे गिर गई। आरोही का कमरे में एक पुराना बच्चों का कमरा। दीवारों पर कार्टून बने थे। कोने में एक सफेद टेडी बियर रखा था। आरोही धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही उसने टेडी उठाया, उसके अंदर से एक छोटी सी ऑडियो चिप गिर गई। उसने उसे चलाया। एक महिला की आवाज़ आई, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद तुम्हें अपना बचपन याद नहीं होगा। आरोही की धड़कन रुक गई।
महिला की आवाज़ फिर सुनाई दी। तुम्हारा नाम हमेशा से आरोही नहीं था। रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। ऑडियो करप्ट हो चुकी थी। उसी समय तीनों कमरों की लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सिर्फ नकाबपोश आदमी की हंसी गूंज रही थी। यादें सबसे खतरनाक हथियार होती हैं। आर्यन कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। वह पलटा। अंधेरे में एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफ़ेद फ्रॉक, हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। आर्यन की आंखों में आंसू निकल पड़े। अनाया। लेकिन अगले ही पल लाइट वापस आई। कमरा खाली था। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। तीनों कमरे सिर्फ खुल गए। आर्यन, विमान और आरोही बाहर आ गए। तीनों के हाथ में अलग अलग सबूत थे, लेकिन तभी पूरी हवेली में सायरन बजने लगा। रुद्र दौड़ता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद था। सर, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। आर्यन ने पूछा, क्यों? रुद्र ने कांपती आवाज़ में कहा, पूरी हवेली में विस्फोटक लगाए गए हैं और टाइमर शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर टाइम चमक रहा था। 4:59, 4:58, 4:57। एपिसोड 22 समाप्त। एपिसोड 23, 5 मिनट, 4:57। डिजिटल टाइमर की लाल रोशनी पूरे तहखाने में चमक रही थी। हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। रुद्र ने घबरा कर कहा, सर, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र उस फाइल पर थी जिसके पीछे पिछले 8 साल से लोग मर रहे थे। विवान गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या? जान है तो सच बाद में भी मिल जाएगा। आर्यन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। नहीं, जिसने यह बम लगाया है वह चाहता है कि हम सच यहीं छोड़कर भाग जाएं। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। 4:15। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। आर्यन, प्लीज़ चलो यहाँ से। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार वह ठंडापन नहीं था, सिर्फ चिंता। अगर मैं आज भाग गया तो कल तुम्हें फिर कोई निशाना बनाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले उसी समय रुद्र की नज़र दीवार पर पड़ी। एक नक्शा बना हुआ था। उसने तुरंत टॉर्च मारी। सर, यह देखिए। दीवार पर पूरी हवेली का ब्लूप्रिंट बना था और उसमें एक लाल गोला बना हुआ था। इमरजेंसी एग्जिट। विवान ने तुरंत कहा, यानी एक और रास्ता है। 3:21। चारों उस गुप्त रास्ते की तरफ भागे। दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग थी, लेकिन सिर्फ एक आदमी निकल सकता था। तभी पीछे से गोली चली। धाए। गोली दरवाजे से टकराई। चारों पलटे। सुरंग के दूसरे छोर पर वही नकाबपोश आदमी खड़ा था। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 5 हथियार बंदूक थे। नकाबपोश ने ताली बजाई। बहुत अच्छा आर्यन, तुम उम्मीद से ज़्यादा बुद्धिमान निकले। आर्यन ने बंदूक सीधी उसकी तरफ तान दी। खेल खत्म। नकाबपोश हंसा। खेल? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। 2:40। नकाबपोश ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और एक बटन, और पूरा तहखाना अभी उड़ जाएगा। रुद्र फुसफुसाया, सर, वो ब्लफ कर रहा है। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही। तभी आरोही आगे बढ़ी। बस करो, आखिर चाहते क्या हो तुम? नकाबपोश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हें सब याद आ जाए। आरोही सुन रह गई। मुझे क्या याद आ जाए? नकाबपोश ने जवाब नहीं दिया। 1:40। अचानक विवान ने मौका देखकर नकाबपोश पर हमला कर दिया। दोनों जमीन पर गिर गए। रिमोट दूर जा गिरा। गोलियां चलने लगी। तहखाना गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। आर्यन ने तुरंत आरोही को पीछे खींच लिया। रुद्र ने जवाबी फायरिंग शुरू की। लड़ाई के बीच नकाबपोश का नकाब आधा फट गया। पहली बार उसके चेहरे का एक हिस्सा दिखाई दिया। बाएं गाल पर एक लंबा जला हुआ निशान। आर्यन जैसे जम गया। उसने यह निशान पहले देखा था, बहुत साल पहले। 50 सेकंड। नकाबपोश ने खुद को छुड़ाया, रिमोट उठाया और मुस्कुराया। बोला, आज नहीं, अगली बार। उसने बटन दबा दिया। कुछ नहीं हुआ। पूरा तहखाना शांत था। नकाबपोश पहली बार चौंका। उसी समय रुद्र मुस्कुराया।
सर, मैंने 3 मिनट पहले उसका सिग्नल जाम कर दिया था। नकाबपोश का चेहरा गुस्से से भर गया। क्लिप। लेकिन अगले ही पल तहखाने की छत से एक रिकॉर्डिंग आवाज़ गूंजी, अगर रिमोट काम नहीं करे तो ऑटो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। टाइम अचानक तेजी से दौड़ने लगा। 10, 9, 8। आर्य ने बिना एक पल गंवाए आर्यू को अपनी बाहों में लिया और सुरंग की तरफ छलांग लगा दी। उसी पल पीछे पूरी हवेली भयानक धमाके से कांप उठी। धड़ाम। आग की लपटों ने पूरे तहखाने को घेर लिया और विस्फोट की रोशनी में आरोही ने आखिरी बार देखा कि कोई व्यक्ति जलती हुई हवेली के अंदर ही खड़ा था और हंस रहा था। एपिसोड 23 समाप्त। एपिसोड 24 राख से लौटने का वाला। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पूरी सिंघानिया हवेली आग की लपटों में घिर चुकी थी। चारों तरफ धुआं, चीखें और टूटती हुई दीवारों की आवाज़। 5 मिनट बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर पहुंच चुकी थी। मीडिया भी पहुंच गई थी। हाँ, न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, सिंघानिया हवेली में भीषण विस्फोट। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ। हवेली से लगभग 300 मीटर दूर एक पुरानी सुरंग का ढक्कन खुला। सबसे पहले रुद्र बाहर आया। उसके चेहरे पर धूल और खून लगा था। उसके पीछे हाथ बढ़ाया। आर्यन बाहर आया। उसकी बाहों में बेहोश आरोही थी। आर्यन के माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत थी। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर बुलाओ। विवान भी सुरंग से बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर जलती हुई हवेली को देखा। धीरे से बुदबुदाया, अंदर वो था तो आज सब खत्म हो गया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसे लोग अपनी मौत पहले से लिखकर नहीं आते। उसी समय दमकल कर्मी तहखाने तक पहुंचे। वहां चारों तरफ सिर्फ मलबा था, लेकिन एक चीज ने सबको चौंका दिया। मलबे के बीच एक शतरंज का काला राजा रखा था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा। रुद्र ने उठाया। उसके नीचे एक छोटी सी धातु की प्लेट चिपकी थी। उस पर लिखा था, गेम ओवर, नो, लेवल 2। रुद्र का चेहरा उतर गया। सर, यह धमाका सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात आरोही को होश आया। वह अस्पताल के कमरे में थी। पहली चीज जो उसने देखी वह आर्यन था। वह पूरी रात उसकी कुर्सी के पास बैठा रहा था, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता। आरोही ने धीमी आवाज में पूछा, तुम गए नहीं? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें छोड़कर? कभी नहीं। पहली बार आरोही ने उसकी तरफ बिना डर के देखा। उसके दिल में जो नफरत थी उसकी जगह अब सवाल और भरोसे लेने लगी थी। अचानक कमरे की टीवी अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन काली थी। कुछ सेकंड बाद नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। इस बार वह कैमरे के बहुत करीब था, लेकिन चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो आर्यन, तुम पहला स्तर पार कर चुके हो। अब असली खेल शुरू होगा। फिर उसने एक फ़ोटो कैमरे के सामने उठाई। आर्यन की आंखें फैल गई। फ़ोटो में एक 10-12 साल की लड़की हाथ में म्यूजिक बॉक्स लिए मुस्कुरा रही थी। वही लड़की जिसे वो अनाया समझ रहे थे, लेकिन फ़ोटो के पीछे लिखा था, नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता। वीडियो बंद हो गया। आरोही ने धीरे से पूछा, इसका मतलब क्या है? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ शायद जिस लड़की को वह अनाया समझ रहा था वह अनाया थी ही नहीं। उसी समय अस्पताल की नर्स दौड़ती हुई कमरे में आई। मिस्टर सिंघानिया, एक मरीज होश में आया है। आर्यन ने पूछा, कौन? नर्स कांपती आवाज में बोली, कैप्टन अर्जुन राठौड़, जो आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 8 साल पहले मर चुके हैं। आर्यन बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह आईसीयू पहुंचा बिस्तर खाली था। तकिए पर सिर्फ एक पर्ची रखी थी, मृत लोग अस्पतालों में नहीं रहते। एपिसोड 24 समाप्त। आगे की कहानी ही सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खुशी ऑडियो स्टोरीज FM पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।